Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. So now we begin with passage number 10 of the reading comprehension. तो इस पैसेज में ये बताया जा रहा है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो उनका ओरिजिन हुआ आर्म्स हाउस इन्फर्मरीज से। आर्म्स हाउस वो जगह है जहाँ पे पुअर लोगों को शेल्टर मिलता था, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता था वो लोग यहीं पे रहते थे। और इन्फर्मरीज आर्म्स हाउस का ऐसा पार्ट थे जहाँ पे जो पुअर लोग हैं जो बीमार हो जाते थे उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन लेट 18 से लेके अर्ली 19 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ कि ये जो इन्फर्मरी है ये सेपरेट हो गई आर्म्स हाउस से और इसने नाम ले लिया पब्लिक हॉस्पिटल्स का। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद प्राइवेट चैरिटी हॉस्पिटल्स भी बनने शुरू हो गए जो कि लोगों की चैरिटी से बनते थे, यानी कि जो कुछ रिच लोग होते थे वो पैसा देते थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए। जबकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स बने थे इन्फर्मरी से वो टैक्स की मनी से सपोर्टेड थे। ठीक है, अब ये जो दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स थे इनमें एक सिमिलैरिटी थी, वो ये कि जो फूड और शेल्टर दिया जाता था यहाँ पे वो सिर्फ पुअर लोगों को दिया जाता था और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको घर पे ही ट्रीट किया जाता था बाय प्राइवेट फिजिशियंस। ठीक है, हॉस्पिटल में सिर्फ पुअर लोगों को रखा जाता था और मिडिल क्लास लोगों को घर पे ट्रीट किया जाता था। लेट 19 सेंचुरी के आते आते जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने मिडिल क्लास पेशेंट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि 1890 में डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे लोगों के पास पैसे ख़त्म होने लग गए। तो क्या हुआ कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गया और लोकल गवर्नमेंट तो उनको सपोर्ट कर ही नहीं रही थी, तो वो पेशेंट से पैसे चार्ज करने लग गए। कौन? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे तो उन्होंने मिडिल क्लास पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि जो हमें पैसे पे करेगा उसको हम ज़्यादा अच्छी सर्विसेज और अमेनिटीज़ देंगे और जो हमें पे नहीं करेगा उसको हम उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं देंगे। ठीक है, तो इस वजह से धीरे धीरे ऐसा स्टेट आ गया कि अब पब्लिक हॉस्पिटल्स इकलौती जगह बन गए जहाँ पे पुअर को ट्रीटमेंट मिल सकता था। ठीक है, 19 सेंचुरी के एंड तक आते आते क्या हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको रिफंड मिलने लगे अगर वो पुअर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो अभी भी टैक्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। अब जब हेल्थ केयर इंश्योरेंस सर्विसेज शुरू हुई तो उससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को काफ़ी फ़ायदा हो गया। वो ऐसे कि जो मिडिल क्लास पेशेंट्स थे वो ये सोचते थे पहले कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो क्या हम पे कर पाएंगे, तो लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया तो जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो सारे बिल्स को पे कर देती थी। इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल गई। ठीक है, इसलिए उन्होंने कह दिया साफ साफ कि भाई हम उनको ट्रीट करेंगे जो हमें पैसा देंगे और पुअर को ट्रीट करने का पूरा जिम्मा आ गया पब्लिक हॉस्पिटल्स पे। पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो पुअर को ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, आउट पेशेंट और इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन जो ब्लू क्रॉस प्लान्स है यानी कि जो इंश्योरेंस वाले प्लान्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए थे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। एम्बुलेटरी केयर या फिर आउट पेशेंट केयर जो है वो ब्लू क्रॉस प्लान्स में इंक्लूडेड नहीं था और इसका एक रीज़न तो ये है कि जो आउट पेशेंट है यानी कि जो पेशेंट अपने घर पे ट्रीटमेंट करवा रहा है वो अफोर्ड कर सकता है कि वो पे कर सके उस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, एडिशनली पब्लिक हॉस्पिटल्स की और ज़्यादा जो स्थिति है वो और ख़राब हो गई। वो इसलिए क्योंकि जो कंट्री है वहाँ का पैसा जितना भी है, फेडरल मनी जो भी है वो सब प्राइवेट स्कूल्स में जा रहा था, प्राइवेट मेडिकल स्कूल्स में और उनके हॉस्पिटल्स में, ताकि वहाँ पे और ज़्यादा रिसर्च हो, वहाँ के इक्विपमेंट्स को अच्छा किया जा रहा था। इस वजह से वहाँ पे सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स वहाँ आए, सबसे बेस्ट रिसर्चर्स, सब कुछ वहाँ पे आए। सारे अच्छे रिसोर्सेज जो थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिल गए और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इन दी एंड जो हेल्थ केयर का मेन स्ट्रीम था वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए और पब्लिक हॉस्पिटल्स एक तरह का डंपिंग ग्राउंड बन गए जिनको सिर्फ पुअर का ट्रीटमेंट करना था और उनके पास ना ही अच्छे रिसर्च प्रोग्राम्स थे, ना ही अच्छा मेडिकल स्टाफ था और उनकी जो दशा है वो बहुत बिगड़ गई। तो ऑथर इस बात से बहुत चिंता में है
कि इस तरह की सिचुएशन बन गई है, तो कुछ करना चाहिए जिससे पब्लिक हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बेटर हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, जो शुरुआत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने थे उनके बारे में कौन सी बात है जो सच है? ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम आर्म्स हाउस इन्फर्मरीज, तो ये ऑप्शन देखते ही आप इसे इनकरेक्ट मार्क कर दें, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो आर्म्स हाउस इन्फर्मरीज से बने थे। प्रोवाइडेड बेटर केयर दैन पब्लिक इन्फर्मरीज, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि शुरुआत में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने थे उनमें और पब्लिक हॉस्पिटल्स में तब कोई डिफरेंस नहीं था। वो एस्टैब्लिश्ड मेनली टू सर्विस द पुअर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने बनाए थे और वो पुअर के लिए बनाए गए थे। वो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, तो ये बात गलत है, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। केटर्ड प्राइमरी टू मिडिल क्लास पेशेंट्स, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि वो दोनों ही तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, यानी कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रोवाइडेड मेनली फूड एंड शेल्टर फॉर द इम्पोवरिश्ड सिक, यानी कि जो लोग पुअर भी थे और बीमार भी थे दोनों को ही केटर कर रहे थे प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक हॉस्पिटल्स। क्वेश्चन नंबर 2, जो डिफरेंसेस अभी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं वो किस वजह से हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वजह से हैं क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो टैक्स के पैसे से चलता है, जबकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पेशेंट से मनी चार्ज किया जाता है और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो वहाँ के बिल्स पे करती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा इक्विपमेंट है, ज़्यादा अच्छे से रिसर्च हो सकती है, ज़्यादा अच्छा मेडिकल स्टाफ है, इसलिए जो है प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर फंक्शन कर रहे हैं। ऑप्शन ए पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिफरेंस हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि जितना पैसा मिलेगा हॉस्पिटल को उतना ही वो डेवलप कर सकता है। एथिकल कंसर्न्स, ये बात भी गलत है, क्योंकि एथिक्स यानी कि रिलेटेड टू आर मॉरल वैल्यूज़, तो यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ तो कहीं आती ही नहीं है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने में। लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, ये बात भी गलत है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए थे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इसको हम सही मान सकते थे, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है ये मेनली, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसलिए ज़्यादा अच्छी है बिकॉज यहाँ पे पैसा ज़्यादा आ रहा है। अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स को भी अच्छा पैसा मिलेगा तो वहाँ पे भी अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती। सो ऑप्शन ई वुड बी रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है इसकी ग्रोथ से क्या इफ़ेक्ट्स हुए हमें ये बताना है। ठीक है, मुझे लगता है ये इफ़ेक्ट हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको काफ़ी एडवांटेज हुई, उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, और वहाँ पे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनकी दशा पूरी तरह से बिगड़ गई, क्योंकि अब वहाँ पे पैसा देने वाला कोई नहीं था, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने वाला कोई नहीं था। रिलीव लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ द नीड टू फंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स की फंडिंग से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। गारंटी दैट द पुअर वुड हैव एक्सेस टू मेडिकल केयर, तो इस बात को आप सीधे ही इनकरेक्ट प्रूव कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने साफ मना कर दिया था कि अब हम पुअर को ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्राइवेट जो है अपनी फंडिंग से यानी कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पुअर को ट्रीट नहीं करेंगे। फोर्स्ड मिडिल क्लास पेशेंट्स टू यूज़ पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि अब मिडिल क्लास पेशेंट्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रहे थे। प्रॉम्प्टेड द क्लोजिंग ऑफ मैनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हुए थे, वो एक्चुअली में बंद तब हुए थे जब शुरुआत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चैरिटी मिलना बंद हो गई थी। रीइंफोर्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है, वो इसलिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और पब्लिक हॉस्पिटल्स को कोई रेवेन्यू मिल नहीं रहा था। ठीक है, यही बात पैसेज में भी कही गई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं क्योंकि उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा था तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को कि वो सिर्फ उन पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे जो पे कर सकते हैं और पुअर को वो ट्रीट नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ऑथर जो है वो इस पैसेज के बाद एक और पैराग्राफ लिखना चाहता तो वो किस बारे में होता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे कि पैसेज को देखेंगे, लास्ट जो उसका पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लास्ट पैराग्राफ किस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है या लास्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो इस पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फेडरल मनी जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे लोग
पैसे दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ के बिल्स पे कर रही है, अच्छा खासा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छे रिसर्च इक्विपमेंट्स है, मेडिकल स्टाफ अच्छा है, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा है और वो हेल्थ केयर का मेन स्ट्रीम बन चुका है। जबकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो एक तरह का डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं, जहाँ पे सिर्फ पुअर का ट्रीटमेंट होता है, ना वहाँ पे अच्छा मेडिकल स्टाफ है, ना वहाँ अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तो इस तरह की जो है दशा ख़राब हो रखी है पब्लिक हॉस्पिटल्स की। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो ऑथर का होगा वो इसी बारे में होना चाहिए कि किस तरह से हम पब्लिक हॉस्पिटल्स की इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन ए, अ प्लान टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो ऑप्शन ए मुझे लगता है कि सही होना चाहिए, क्योंकि यही बात कहना चाह रहे हैं ऑथर भी। एन एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। ऑप्शन बी पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि किसी भी बात से ऑथर के ये नहीं लग रहा है हमें कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो पूरे पैसेज में सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में जो डिस्टिंक्शंस क्रिएट हुए हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। अ प्रपोजल टू रेज टैक्सेस ऑन मिडिल क्लास। तो ये बात भी गलत है कि आप मिडिल क्लास जो है उन पे टैक्सेस लगा दो ताकि वो मतलब रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अ डिस्कशन ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर पैसे ही नहीं हैं। अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड बाय स्टूडेंट्स इन द मेडिकल स्कूल, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मेडिकल स्कूल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है, यानी कि उनका मेन इशू क्या है, वो क्यों इस पैसेज को लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है शुरू से ही ऑथर ने इस बात को क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले ये कहा कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स दोनों ही इस रीज़न से बनाए गए ताकि पुअर को ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि उस टाइम जो मिडिल क्लास पेशेंट्स थे वो तो अपने घर पे ट्रीटमेंट करवा लेते थे और उनका सब सही चल रहा था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलना बंद हो गया चैरिटीज़ से, तो उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया पेशेंट्स को, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो हेल्थ इंश्योरेंस का डेवलपमेंट हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, उनसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा हो गया, वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हो गए, जबकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनकी दशा काफ़ी ख़राब हो गई। तो एक तरह से हम शुरू से लेके एंड तक प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं। ऑप्शन ए, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो ये चीज़ आपको लग सकता है ऑप्शन सही है, बट ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, साथ ही साथ में आपकी मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सर्जरीज, ऑपरेशन, डायग्नोसिस, डॉक्टर्स, कई सारी चीज़ें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आती हैं, सिर्फ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं आते। डेमोन्स्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि पैसेज इस मोटिव से नहीं लिखा गया है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर ही रही है सपोर्ट। क्रिटिसाइज वेल्दी इंस्टीट्यूशंस फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पुअर। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो वेल्दी इंस्टीट्यूशंस है उनको अगर अपने आप को सपोर्ट करना है, उनको अगर अच्छा रिसर्च करना है, अच्छी मेडिकल स्टाफ को रखना है, तो उनको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे और वो पुअर लोग नहीं दे सकते। आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल कॉजेज ऑफ द डिवीजन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम शुरू से यही दिख रहे हैं कि कैसे हिस्ट्री में पहले दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, बाद में जाके डिफरेंसेस आ गए ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस। प्रेज पब्लिक हॉस्पिटल्स फॉर देयर विलिंगनेस टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द पुअर। तो एक दो जगह पे प्रेज किया है ऑथर ने कहा है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स पुअर को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेज करने के लिए नहीं, वो इस बात को समझाने के लिए कि जबकि पुअर को ट्रीट पब्लिक हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने वालों को मिल रहा है, ठीक है। ये बात बताने के लिए किया है, तो मेन एम जो है वो ऑथर का ये नहीं है। सो ऑप्शन ई विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ ऑथर का एटीट्यूड क्या है, यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल्स को ऑथर कैसा मानते हैं। ऑप्शन ए, कंटेम्पचुअस एंड प्रेजुडिस्ड। कंटेम्प्ट शो नहीं कर रहे हैं ऑथर कहीं भी। कंटेम्प्ट यानी कि आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो, ठीक है, और प्रेजुडिस्ड यानी कि आप ये समझ के बैठे हो कि भाई पब्लिक हॉस्पिटल्स तो बेकार ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो टोन है वो ऑथर का नहीं है पब्लिक हॉस्पिटल्स के बारे में। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। एप्रीहेंसिव एंड डिस्ट्रस्टफुल, यानी कि उनको पसंद नहीं है पब्लिक हॉस्पिटल्स, उनको लगता है कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है, वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इस तरह की भी कोई बात नहीं की है ऑथर ने।
कंसर्न्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बात जो है ये आप बिल्कुल सही कह सकते हो, क्योंकि ऑथर ने लिखा है कि भाई पब्लिक हॉस्पिटल्स को एक तरह का डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, जबकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे पुअर का ट्रीटमेंट होता है। एंथुजियास्टिक एंड सपोर्टिव, तो सपोर्टिव तो हैं ऑथर, लेकिन एंथुजियास्टिक आपको कहीं उनकी टोन नहीं लगेगी, सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग। अनसिम्पथेटिक एंड अनॉयड, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑथर पूरी तरह से सिंपथाइज़ करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ कि उनको रेवेन्यू नहीं मिलता, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो इस वजह से ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑथर ने आउट पेशेंट केयर के बारे में क्या कहा है। तो आउट पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जो कि घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इसके अंदर ऑथर ने कहा था कि आउट पेशेंट्स को जो है हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये कही थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आउट पेशेंट केयर देते तो हैं, बट जो प्राइवेट फिजिशियंस हैं वो उसके लिए पैसे लेते हैं, और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो आउट पेशेंट केयर देते हैं। ऑप्शन ए, पेड फॉर बाय प्राइवेट इंश्योरेंस, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको नहीं मिलती है आउट पेशेंट केयर के लिए। प्रोवाइडर इन ल्यू ऑफ ट्रीटमेंट बाय अ प्राइवेट फिजिशियन, तो ये बात बिल्कुल सही है, प्राइवेट फिजिशियन जो है वो आपका ट्रीटमेंट करेगा और आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सप्लाइड प्राइमरली बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये बात गलत है, क्योंकि प्राइमरीली आउट पेशेंट केयर इज सप्लाइड बाय पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है। अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स को रेवेन्यू कहीं से भी नहीं मिलता, सिर्फ टैक्सेस से मिलता है, वो लोगों से पैसे ले ही नहीं सकते। नो लॉन्गर प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल्स पब्लिक और प्राइवेट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको तो आउट पेशेंट केयर देनी ही पड़ेगी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने प्राइवेट फिजिशियंस को लोगों के घर पे भेज देते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको इस पैसेज को कोई टाइटल देना होगा तो आप क्या देंगे। मुझे लगता है ये पैसेज पूरी तरह से इस बारे में है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर ये बताया गया है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से आप अपना टाइटल दे सकते हैं। ऑप्शन ए, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अ कम्पेटिटिव मिसमैच, तो जब आप ये कम्पेटिटिव वर्ड देख रहे हैं ना, तो आप तभी इस ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा था प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन द डिक्लाइन ऑफ द पब्लिक हॉस्पिटल, ऑप्शन बी मुझे लगता है सही हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्टर्स तो यही थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे जो पैसा है गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही थी, पब्लिक हॉस्पिटल्स को नहीं दे रही थी, और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसी तरह के, क्योंकि वो पेशेंट्स से चार्ज नहीं कर रहे थे पैसे, तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। अ कंपैरिजन ऑफ द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये बात बिल्कुल गलत है। कंपैरिजन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हुआ है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्वालिटी ऑफ केयर पे कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है यहाँ पे। अ प्रपोजल फॉर रीवैम्पिंग द हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पूरी तरह से हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज को रीवैम्प करने की बात नहीं गई है। रीवैम्प का मतलब पूरी तरह से नई शुरुआत की जाए, ठीक है, नया किया जाए, उसको रेनोवेट किया जाए, तो ये बात नहीं हुई है। ऐसा कहा गया है कि बस जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनमें थोड़ा और पैसा आना चाहिए, या फिर उनकी थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए। इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इनएबिलिटी ऑफ द पुअर टू गेट एडिक्वेट केयर, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि टाइटल हम इस पैसेज का ये नहीं दे सकते कि भाई पुअर को केयर नहीं मिल पा रही है तो हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पे मेनली बात पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हो रही है ना। तो मेन इशू हमारा ये नहीं है कि पुअर जो है उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पुअर को ट्रीटमेंट तो मिल ही रहा है। अब हम आते हैं पैसेज नंबर 11 पे। तो इस पैसेज में बात की जा रही है अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये लोग एक बना रहे थे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट टू यूनिफाई द 3 आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को एक कंबाइंड एस्टैब्लिशमेंट बना रहे थे, जिसका एक सिंगल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता, यानी कि उनका जो हेड होता वो एक सिंगल पर्सन होता। इस तरह के लॉ को पास कराने के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन, जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको 1.5 साल लग गए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, बहुत ऑपोजिशन आ रहा था,
और लास्ट में जब कांग्रेस ने इसको पास किया तब वो भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ था, ठीक है। ज़्यादातर ऑपोजिशन आ रहा था नेवी से, और नेवी के जो सेक्रेटरी हैं जेम्स फोर्स्टल, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरह का यूनिफिकेशन हो। लेकिन यूनिफिकेशन कौन चाहता था? आर्मी चाहती थी, एयरफोर्स चाहता था, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि आर्मी जो है उसका रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एयर फोर्सेस को कहा गया था कि भाई तुमको एक सेपरेट इंडिपेंडेंस जो है वो मिल जाएगी यूनिफिकेशन के बाद भी, बल्कि जो नेवी है उसका रोल भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो नेवी को लगा कि भाई हम जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे जब ये यूनिफिकेशन होगा तब। अब बिल जो है वो पास तो हो गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके बीच में बहुत सारी डिस्प्यूट्स होने लग गई, काफ़ी सारे झगड़े होने लग गए कि भाई हम तो ये करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की बातें होने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे काफ़ी डीमोबिलाइजेशन हुआ आर्म फोर्सेस का, ठीक है, मतलब कि लोग आर्म फोर्सेस में आना नहीं चाह रहे थे, और इस टाइम पे जो ऑफिसर्स हैं वो लॉयल्टी नहीं दिखा पा रहे थे। यानी कि एक हेड ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट था, तो उसको सब लोग, जो तीनों फोर्सेस हैं, वो लॉयल्टी नहीं दिखा पा रही थी, ठीक है। जिस टाइम पे देयर वाज अ चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप एंड एशिया, उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि जो तीनों फोर्सेस थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो और इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो बहुत प्रोन था न्यूक्लियर अटैक के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर भी चलने वाला था बिटवीन रशिया एंड यूएसए, और उस टाइम पे कोई भी कभी भी न्यूक्लियर अटैक उसके ऊपर हो सकता था, बट उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे और उनकी जो सर्विसेज थी वो आपस में ही लड़ रही थी। इवन उन्होंने क्या किया, फोर्स्टॉल जो है, जेम्स फोर्स्टॉल, नेवी के जो उस टाइम पे सेक्रेटरी थे, उनको फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बना दिया। यानी कि जो तीनों आर्म फोर्सेस को यूनिफाई करके जो एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया था उसका हेड जेम्स फोर्स्टॉल को बना दिया गया, ताकि नेवी को ये ना लगे कि भाई हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है। तब भी जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको यही लगा कि नहीं, हमारा जो रोल है वो बहुत कम है और हमारे साथ बुरा किया जा रहा है। तो वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले जो है फोर्स्टॉल ने रिज़ाइन कर दिया और उसने सुसाइड भी कर लिया। तो इस तरह से जो है बहुत बुरी दशा हो गई इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रही थी इनके बीच में। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था 1945 में, तो उसके बाद 1948 तक ये टाइम आ गया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बजट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इस तरह से कम हो गया कि अगर पहले उनका बजट मान लो 100 मिलियन हुआ करता था, तो अब उनका बजट जो है वो सिर्फ 10 मिलियन रह गया। यानी कि पहला जितना उनका बजट था उससे सिर्फ 10% रह गया, ठीक है। तो अब जो है कॉस्ट ऑफ वेपन्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि अभी अभी बहुत सारे वॉर्स हुए थे, ठीक है। तो सारी दुनिया वेपन्स खरीदना चाह रही थी अपने आप को बचाने के लिए, प्लस एटॉमिक बॉम्ब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। तो इस टाइम पे ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नेवी और एयरफोर्स जो है उसमें काफ़ी सारी डिस्प्यूट्स हो रही थी। एक डिस्प्यूट उनकी ये थी कि B-36 खरीदा जाना चाहिए या फिर सुपर कैरियर खरीदना जाना चाहिए। एयरफोर्स जो है वो ये कह रही थी कि B-36 खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि B-36 जो है वो एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है जो बॉम्बिंग के लिए काम आता है, जबकि सुपर कैरियर जो है ना वो एक सी गोइंग एयरबेस है। यानी कि ये एक शिप है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर सकता है, और एयरक्राफ्ट उस पर रहकर बॉम्बिंग कर सकता है जब सी में वॉर हो रहा हो, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों में डिस्प्यूट थी कि भाई हम ये खरीदें या फिर ये खरीदें, क्योंकि बजट तो कम था। तो इसी वजह से, बजट के कम होने की वजह से काफ़ी सारी डिस्प्यूट्स भी हो रही थी, और सारी सर्विसेज में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इससे जो फ़ायदा हुआ वो हुआ सिविलियंस को, ठीक है। सिविलियन डोमिनेंस जो थी वो काफ़ी प्रेवलेंट हो गई। सिविलियंस की जब हम बात करते हैं, सिविलियंस का मतलब होता है वो लोग जो कि आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में नहीं थे। तो वो कैसे डोमिनेट कर सकते हैं इन तीनों पे? वो ऐसे डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत रेलेवेंट थे। यानी कि आप अगर मान लो प्रेसिडेंट ट्रूमैन हैं, तो वो सिविलियन डोमिनेंस दिखा सकता है इन तीनों फोर्सेस पे। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों जो फोर्सेस हैं ये अपने सेक्रेटरी की बात नहीं मान रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अब इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि तीनों सर्विसेज के बीच में बहुत ज़्यादा एनिमोसिटीज़ थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, इस वजह से सिविलियन डोमिनेंस जो है वो जीत गई।
क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1947 जो था उसके बारे में कौन सी बात है जो सच नहीं है? फर्स्ट है, इट प्रोवाइडेड फॉर अ सिंगल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो ये बात तो सच है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही पैसेज के कि एक सिंगल सेक्रेटरी होता है डिफेंस का, तो ये बात तो सच है। लेजिस्लेशन दैट केम आउट ऑफ कांग्रेस वाज अ कॉम्प्रोमाइज मेजर, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है द फाइनल मेजर टू इमर्ज फ्रॉम कांग्रेस वाज अ कॉम्प्रोमाइज। लेजिस्लेशन वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रूमैन, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा हुआ है बिगनिंग व्हेन प्रेसिडेंट ट्रूमैन फर्स्ट रिकमेंडेड द NSA एक्ट। द नेवी अपोज द बिल दैट इवेंचुअली बिकेम लॉ, ये बात भी सही है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन केम फ्रॉम द नेवी। द बिल वॉज पास टू हेल्प द नेशंस डीमोबिलाइजेशन एफर्ट। तो अब क्योंकि ऑब्वियसली ये चारों ही बातें सच हैं तो ऑप्शन ई को हम करेक्ट मार्क कर देंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे इसके ऊपर हम और ऑप्शन ई को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज में ऑथर की टोन कैसी है? ठीक है, ऑप्शन ए एनालिटिकल एंड कॉन्फिडेंट, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली ऑथर ने हर चीज़ के बारे में बात की है और उन्होंने बताया है कि भाई शुरू में NSA एक्ट जो है वो किस तरह से पास हुआ, कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, कौन अपोज कर रहा था, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या निकले कि भाई डिस्प्यूट्स होने लग गई और उन डिस्प्यूट से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि सिविलियन डोमिनेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। रिसेंटफुल एंड डिफेंसिव, ये जो है ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि कहीं भी ऑथर जो है वो दुखी नहीं हो रहे इस बात से कि भाई इंटर सर्विसेज में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था या NSA एक्ट जो है उसको पास नहीं करवाना चाहिए था, इस तरह की कोई बात नहीं की ऑथर ने। सो ऑप्शन बी वुड बी रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव एंड स्पेक्यूलेटिव, तो ऑब्जेक्टिव बात तो उन्होंने की है बट स्पेक्यूलेटिव नहीं की है, यानी कि वो स्पेक्यूलेशन नहीं कर रहे, वो जाँच नहीं कर रहे किसी चीज़ की, वो ये नहीं बता रहे कि आप अगर उन्होंने ये किया था तो क्यों किया था, इस तरह का उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल एनालिसिस दी अपनी कि ऐसा हुआ, उसके बाद उसके ये इफ़ेक्ट्स हुए क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी, यानी कि समझ सकते हैं आप क्योंकि स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे थे वो किसी चीज़ को, क्वेश्चन नहीं कर रहे थे वो, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कह दी। टेंटेटिव एंड स्केप्टिकल, यानी कि वो डाउटफुल थे अपनी बातों के बारे में, वो हेजिटेंटली बात कर रहे थे और उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सो ऑप्शन डी भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कह रहे थे। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद ऐसा हुआ होगा, उन्होंने हर जगह ये कहा कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पर्सुएसिव एंड सिनिकल, तो पर्सुएसिव हो सकता है उनका पैसेज हो लेकिन सिनिकल कहीं भी नहीं था। सिनिकल उस तरह का कैरेक्टर है कि आप ये मान रहे कि हर इंसान जो भी करता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो थे वो कंट्री का इंटरेस्ट देख रहे थे। वो चाह रहे थे कि अगर तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं वो अगर यूनिफाई हो जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा उनको कंट्रोल करना, उनको एडमिनिस्टर करना। तो हर चीज़ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से होती है, ये सिनिक्स मानते हैं, लेकिन ऑथर जो है उनकी टोन सिनिकल नहीं थी कहीं भी पैसेज में। सो ऑप्शन ई वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, जो इंटर सर्विस स्ट्राइक थी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को जब यूनिफाई किया गया तो जो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में लड़ाई थी वो मेनली किन सर्विसेज के बीच में थी? ठीक है, तो पैसेज में साफ साफ दिया गया है कि इट मेड एडवर्सरीज ऑफ द नेवी एंड द एयरफोर्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। तो बाकी सारे ऑप्शंस पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स्टॉल जो है उनको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्यों बनाया गया था? ठीक है, तो जैसा आप पैसेज में देखेंगे वहाँ बताया गया है कि जो यूनिफिकेशन हो रहा था तीनों आर्म फोर्सेस का, उस टाइम पे सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन था वो क्रिएट किया था नेवी ने। ठीक है, नेवी नहीं चाहती थी कि ये पूरा यूनिफिकेशन हो और नेवी के जो उस टाइम सेक्रेटरी थे वो फोर्स्टॉल थे। तो फोर्स्टॉल को मनाने के लिए और जो नेवी है उसके सस्पेशंस को दूर करने के लिए फोर्स्टॉल को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्लेकेट मेंबर्स ऑफ द नेवी, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्लेकेट का सीधा सीधा मतलब होता है पैसिफाई, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करना, उनसे अग्री करवाना इस बात के लिए कि यूनिफिकेशन सही है। ठीक है, उनको समझाना कि यूनिफिकेशन अच्छा है। रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल्स ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग का और सेक्रेटरी बनाने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आउटरेज एडवोकेट्स ऑफ द आर्मी एयर फोर्सेस, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि उनको आउटरेज करने के लिए ऐसा नहीं किया गया था। विन कांग्रेशनल अप्रूवल ऑफ द यूनिफिकेशन प्लान, ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि किसी ने नहीं कहा था कि जो कांग्रेस है वो अप्रूव कर देगी अगर फोर्स्टॉल को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाया गया।
मेक फोरस्टॉल अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगेंस्ट ट्रूमैन, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रूमैन के अगेंस्ट अगर फोरस्टॉल को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाना होता तो ट्रूमैन खुद ये काम क्यों करते, क्योंकि ट्रूमैन ने ही फोरस्टॉल को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है वो इनमें से किस चीज़ को सपोर्ट करते थे। फर्स्ट स्टेटमेंट है एलिमिनेशन ऑफ द नेवी, तो कहीं भी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ये नहीं कहा कि हम नेवी को हटा देना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूनिफाइड मिलिट्री सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है, तो क्योंकि आप देखेंगे पैसेज में वहाँ लिखा गया है इन सपोर्ट ऑफ द यूनिफिकेशन व एयरफोर्स, आर्मी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज प्रेसिडेंट ट्रूमैन। सो ये स्टेटमेंट सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट एयरफोर्स, ये बात जो है ना, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार सेपरेट एयरफोर्स जो है ये बात लिखी गई है, लेकिन आपने इसका आगे का पार्ट नहीं पढ़ा कि सेपरेट एयरफोर्स दैट वाज पार्ट ऑफ द यूनिफिकेशन पैकेज, यानी कि वो यूनिफिकेशन पैकेज का पार्ट होता, लेकिन उसके पास कुछ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस होती। ठीक है, तो ये बात इस स्टेटमेंट में नहीं कही गई है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत माना जाएगा। सो आर करेक्ट आंसर विल बी बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफेंस यूनिफिकेशन के बारे में वो कौन सी बात है जिससे ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री करेंगे। इस तरह क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि ऑब्वियस सी बात है ऑथर उसी बात से अग्री करेंगे जो खुद उन्होंने पैसेज में लिखी है, क्योंकि वही उनका एक्चुअल ओपिनियन है। यूनिफिकेशन अल्टीमेटली अंडरमाइंड यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये बात जो है इसको आप देखते ही गलत मार्क कर दें, क्योंकि पैसेज में कहीं ऑथर ने ये नहीं कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसकी एबिलिटी कम हो गई लड़ाई करने की, क्योंकि हम इस बात से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें विनर्स के अंदर एक यूएस भी था, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है लड़ने की वो कम नहीं हुई थी इस लड़ाई से। यूनिफिकेशन लेजिस्लेशन वॉज नेसेसिटेटेड बाय ड्रास्टिक डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएशंस फॉर मिलिट्री सर्विसेज, ये बात जो है ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन था वो किसी और वजह से नहीं बना था, सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा था कि हमें इसको बनाना है, और इसके अलावा जो रीजंस थे उनके बारे में पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है। Although unification was not entirely successful, it had the unexpected result of ensuring civilian control over the military, यानी कि जो मिलिट्री है उसके ऊपर सिविलियन कंट्रोल होगा, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं पावर में वो कंट्रोल करेंगे मिलिट्री को। ठीक है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही हम मान सकते हैं, क्योंकि पैसेज में यही दिया है कि इन द एंड नाइदर सर्विस वाज द ऑब्वियस विक्टर बट द प्रिंसिपल ऑफ सिविलियन डोमिनेंस ओवर मिलिट्री क्लियरली वॉज, यानी कि सिविलियन डोमिनेंस हो गई थी। In spite of attempted unification, each service was still able to pursue its own objectives, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो अब स्टार्ट हो ही गई थी, इसीलिए तो तीनों आर्म्ड फोर्सेज में लड़ाई हो रही थी। यूनिफिकेशन वॉज इन द फर्स्ट प्लेस अनवारंटेड एंड द सेकेंड प्लेस इनफेक्टिव। पहली चीज़, हाफ ऑफ द स्टेटमेंट जो है इसका, ये वाला पार्ट ये गलत है और ये वाला पार्ट जो है वो सही है, तो एंटायरली अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनवारंटेड का मतलब ये है कि ये जो यूनिफिकेशन है ये अनजस्टिफाइड था, यानी कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, जस्टिफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं इनका यूनिफिकेशन हो चुका है। वो इसलिए ताकि तीनों आर्म्ड फोर्सेस को जब वॉर का टाइम आए तो आसानी से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि उसका अगर एक ही सिंगल हेड होगा या एक ही सिंगल पर्सन होगा जो तीनों को कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो ईजी हो जाएगा तीनों को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये अनजस्टिफाइड नहीं था बट इनइफेक्टिव था यूएसए में उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 7, जब एनएसए 1947 आया उसके बाद किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, तो इनमें से हमें आंसर वो देना है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें क्या चीज़ें नहीं हुई थी। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो अ शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप एंड एशिया, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि एनएसए एक्ट पास होने के बाद पावर शिफ्ट हुई थी यूरोप और एशिया में, और यूएसए के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, ये पैसेज में आपको दिया हुआ है। फियर्स इंटर सर्विस राइवलरीज, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि एयरफोर्स और नेवी के बीच में काफ़ी राइवलरीज हो गई थी, तो ये बात भी सही है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये बात भी बिल्कुल सही है, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो लीडर था वो फोरस्टॉल था, और फोरस्टॉल जो था उसने रिज़ाइन कर दिया, फिर उसने सुसाइड कर लिया, तो ये बात भी सही है। श्रिंकिंग पोस्ट वॉर मिलिट्री बजट्स, तो ये बात भी सही है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था पैसेज में, वहाँ लिखा गया था कि 10% रह गया था मिलिट्री बजट, जो कि वॉर के टाइम पे था, उस टाइम से लेके जो 1948 में बजट था वो सिर्फ 10% रह गया था। अ लेम डक प्रेसिडेंट हु वाज अनएबल टू यूनिफाई द लेजिस्लेचर, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, पैसेज में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ई वुड बी द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 8, ऑथर ने रेजिग्नेशन और सुसाइड के बारे में क्यों बताया कि फोर्स्टॉल जो है उन्होंने रिज़ाइन कर लिया और सुसाइड कर लिया, इस बारे में ऑथर ने क्यों बताया पैसेज में? उन्होंने ये इसलिए बताया है, ये बताने के लिए कि जब यूनिफिकेशन हुआ तीनों आर्म फोर्सेस का, तो उसके बाद जो राइवलरीज़ हुई वो इतनी बुरी राइवलरीज़ थी, यानी कि जो उनकी फ़ाइट्स थी वो इतनी ख़तरनाक थी कि जो डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी है उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, मतलब वो एक्सटेंट ऑफ द राइवलरीज बताना चाह रहा है ये बात बता के। तो ऑप्शन ए, अंडरस्कोर द बिटरनेस ऑफ एन इंटर सर्विस राइवलरी सराउंडिंग द पैसेज ऑफ NSA 1947। ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरलाइन करना, यानी कि हाईलाइट करना चाह रहा है वो बिटरनेस ऑफ द राइवलरी, यानी कि कितनी बुरी लड़ाई हुई थी, कितनी खतरनाक लड़ाई थी। डेमोन्स्ट्रेट दैट द नेवी इवेंचुअली इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट ब्रांच ऑफ द सर्विस। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कोई डोमिनेंट ब्रांच बन के सामने नहीं आई थी। सजेस्ट दैट द नेशन वुड बी बेटर सर्व्ड बाय अ यूनिफाइड आर्म सर्विस अंडर अ सिंगल कमांड। ये बात बिल्कुल गलत है, इंटायरली ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि उस टाइम पे यूनिफिकेशन की वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी, तो यूनिफिकेशन जो है वो सही नहीं था उस टाइम पे USA के लिए। Provide an example of a military leader who preferred to serve his country in war rather than in peace। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मिलिट्री लीडर है वो वॉर में नहीं मरा था, वो सुसाइड करके मरा था, वो भी इसलिए क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में लड़ाइयाँ हो रही थी। Persuade the reader that Forstall was a victim of political opportunists and unscrupulous press। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट वहाँ पे कोई भी नहीं थे। इवन जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन है वो भी कंट्री का अच्छा चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोर्स्टॉल को डिफेंस सेक्रेटरी बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि नेवी मान जाए कि यूनिफिकेशन हो। ठीक है, तो वो कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये सब नहीं किया था, और प्रेस ने भी फोर्स्टॉल को कोई परेशान नहीं किया था, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑथर का प्राइमरी कंसर्न क्या है, यानी कि उनका मेन इशू क्या है पैसेज में, वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ऑप्शन ए, डिस्कसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटीज़ ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी कि जो पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रूमैन के बारे में दिया गया था, फोर्स्टॉल दिया गया था, तो उनका पॉलिटिकल इवेंट्स पे क्या इन्फ्लुएंस था। तो पहली बात तो ये, ट्रूमैन और फोर्स्टॉल के बारे में सिर्फ एक एक लाइन में दिया गया है। ठीक है, तो पूरा पैसेज उसके बारे में नहीं हो सकता है। प्लस उन पर्सनालिटीज़ का पॉलिटिकल इवेंट्स पे कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, पैसेज इस बात को डिस्कस करने के लिए लिखा नहीं गया है। डिस्क्राइबिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पावरफुल लीडर, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावरफुल लीडर हम ट्रूमैन को नहीं बोल सकते। जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए उससे उनकी जो कंट्री की मिलिट्री है वो काफ़ी अफेक्ट हुई, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई। जब उन्हें पता था कि इतना ऑपोजिशन आ रहा है सब तरफ से लॉ के लिए, तो उनको ये लॉ उस टाइम के लिए नहीं लाना चाहिए था, या फिर उन्होंने कोई तरीका ढूंढना चाहिए था जिससे कि वो कंट्रोल हो सके प्रॉब्लम्स। क्रिटिसाइजिंग अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये बात भी गलत है, क्योंकि ऑथर कहीं भी नहीं कह रहे कि जो ये लॉ लाया गया है वो गलत था। उन्होंने कहीं इस लॉ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इस लॉ को लाने से क्या इफ़ेक्ट्स हुए और किस तरह से जो सिविल डोमिनेंस है वो हमको देखने को मिली। एनालाइजिंग अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ यही एनालिसिस हुई है। मतलब शुरुआत में ये बताया गया है कि 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको यूनिफाई किया गया। यूनिफाई होने के बाद ये जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें राइवलरी हो गई, और इस राइवलरी के चलते इनमें से तो कोई नहीं जीता, बट इनके ऊपर जो है सिविल डोमिनेंस आ गई, क्योंकि कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, सब एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे। इसलिए जो इनको कंट्रोल करने का ज़िम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिविलियंस पे आ गई। सिविलियंस यानी कि हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सजेस्टिंग मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द मिलिट्री, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं मेथड नहीं बताया है पैसेज में कि मिलिट्री को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू पैसेज नंबर 12। तो इस पैसेज में बात की गई है अबाउट एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, ये बताया गया है कि ये कैसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और कैसे इन पे रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक एनिमल्स जो हैं वो जनरली बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। इनके पास 2 मैकेनिज़म्स होते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के। पहला मैकेनिज़्म होता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये अपने बिहेवियर से टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसको अडाप्ट करेंगे।
दूसरी चीज़ इनके पास होती है रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म, जो कि अपने आप होते हैं, उनके लिए इनको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर हम जो है हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स को प्रेफर करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है, इसमें बॉडी को खास कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लेयर्स पहन लेंगे, यानी कि जैकेट के ऊपर शॉल, उसके ऊपर कुछ और इस तरह की चीज़ें हम पहन लेंगे। तो उसी तरह से जो गर्मी जब आएगी तो हम फ़ैन, एसी, कूलर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर लेंगे। तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो होता है हमारा, उससे एक तरह का माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, जिसका टेम्परेचर जो एक्चुअल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे अलग होगा और वो टेम्परेचर हमारे लिए सूटेबल होगा। वहीं रिफ्लेक्स मैकेनिज़म्स के टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही स्किन पे फीलिंग आती है कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है आसपास का, उस टाइम पे क्या होगा कि थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके मैसेज भेजते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है हमारा, और जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्स मैकेनिज़म्स को क्रिएट करता है। रिफ्लेक्स मैकेनिज़म्स में भी हम जैसे देखते हैं नॉर्मली जब भी गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग होगी, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी हीट लॉस करना चाहती है। वहीं पे जब ठंड आ जाएगी बहुत ज़्यादा तो हम हीट कंजर्व करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है शिवर करते हैं ठंड में, ठीक है। अब ऑथर कह रहे हैं कि अंटिल रिसेंटली, बहुत रीसेंट टाइम्स तक भी लोग ये अज्यूम किया करते थे कि जिस तरह से लोग मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वार्म ब्लडेड, वो टेम्परेचर की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह से रेडिएशन की तरफ भी रिस्पॉन्ड करते होंगे, क्योंकि एक तरह से टेम्परेचर चेंज जो है, हीट जो है, वो भी एक तरह की रेडिएशन है, और माइक्रोवेव भी रेडिएशन होती है। लेकिन ये माना गया है कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज सरफेस पे होता है, स्किन की सरफेस पे होता है ऑर्गेनिज्म के, जबकि जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं वो इतनी डीप तक पेनिट्रेट कर जाती है हमारे बॉडी टिश्यूज़ में कि वहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो रेडिएशन हमारी बॉडी में आ गई और कब उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो हम उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो यही बात ऑथर ने भी कही है कि जो ऑर्गेनिज्म है डज नॉट अप्रिशिएट द स्टिमुलेशन बाय रेडिएशन इन द सेम वे दैट इट अप्रिशिएट्स द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द स्किन। यानी कि जो टेम्परेचर चेंज है वो तो ऑर्गेनिज्म को पता चल जाएगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो उसकी बॉडी की सरफेस पे हो रहा है जहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जिनको ये पता लग जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डीप टिश्यूज़ में हो रहा है रेडिएशन की वजह से हीटिंग, वो उसको पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए अगर इन थ्योरी देखा जाए तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से जल जाएंगे, तब भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है, अगर रेडिएशन की हम बात करें तो, ठीक है। कुछ सालों पहले तक ये माना जाता था कि माइक्रोवेव रेडिएशंस जो है 100 मेगावाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वो थर्मल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। 10 to 100 वाली जो हैं वो थर्मल भी हो सकती है और नॉन थर्मल भी हो सकती है, उसके दोनों इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और जो 10 मेगावाट पर सेंटीमीटर क्यूब से कम की है वो नॉन थर्मल होती है नेचर में। नॉन थर्मल का मतलब है कि वो हीट चेंज नहीं करती, यानी कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करती वो बॉडी का। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं लेकिन वो ये दिखाते हैं कि भले ही 1 मेगावाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की भी रेडिएशन आ जाए वो भी थर्मोजेनिक हो सकती है, यानी कि वो टेम्परेचर चेंज करेगी, ठीक है। और जब ये हीट जनरेट होती है टिश्यूज़ में तो दिस विल लीड टू हीट लॉस कैपेबिलिटीज़, ठीक है। मतलब कि ये जो हीट लॉस कैपेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, उससे ज़्यादा हीट जनरेट कर देंगी जब ये टिश्यूज़ में, तो हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा बॉडी का। यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो हीट लॉस कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा हीट जनरेट हो चुकी है टिश्यूज़ में, ठीक है। सरप्राइजिंगली लेकिन काफ़ी टाइम तक फिर भी यही समझा जाता था कि रेडिएशन सिर्फ एक थर्मल इफ़ेक्ट है, यानी कि ये सिर्फ एक हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको चेंज कर रहा है और हमारी बॉडी इसको रेगुलेट कर पाएगी, जबकि ये जो है हमारी थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो ऑथर जो है वो सीधा सीधा इस पैसेज से ये समझाना चाह रहे हैं कि जो माइक्रोवेव्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं और ये बात हमें समझनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है, उनका मेन इशू क्या है, उन्होंने ये पैसेज क्यों लिखा है। तो उन्होंने ये पैसेज इसलिए लिखा है क्योंकि पहले तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर चेंज है उससे माइक्रोवेव रेडिएशंस जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं
और वो हमारे डीप टिश्यूज़ को हीटअप कर सकती हैं, जो कि हमारे थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को भी ख़राब कर सकता है। तो एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि जो माइक्रोवेव रेडिएशंस है वो भी हार्मफुल होती हैं काफ़ी। शोइंग दैट बिहेवियर इज़ अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग बॉडीली टेम्परेचर दैन इनेट मैकेनिज्म्स। ये बात जो है, ये मुझे लगता है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली सही है, लेकिन ऑथर का मेन एम ये नहीं था पैसेज को लिखने का। उन्होंने सिर्फ शुरुआत के एक पैराग्राफ से इस बात को समझाया है कि बिहेवियर ज़्यादा इफेक्टिव वे है। तो पैसेज का एम ये नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। क्रिटिसाइजिंग रिसर्चर्स हु विल नॉट डिस्कार्ड द थ्योरीज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन ऑन ऑर्गेनिजम्स। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। वो रिसर्चर्स को क्रिटिसाइज कहीं भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि रिसर्चर्स जो हैं उनको ये बात मतलब उनकी जो बात है वो एक्चुअली में गलत है कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो ऑर्गेनिजम्स पे कोई इफेक्ट नहीं करती। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने बताया है इस बात को कि जो नॉर्मल टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, भले ही वो भी रेडिएशन की वजह से हो रहे हो, लेकिन वो हमारी सिर्फ बॉडी सर्फेस को हीटअप करते हैं, इसलिए हम उस टेम्परेचर चेंज को रेगुलेट कर सकते हैं, जबकि जो रेडिएशंस की वजह से टेम्परेचर चेंज है उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। एनालाइजिंग द मैकेनिज्म्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स इट्स बॉडीली टेम्परेचर इन अ चेंजिंग थर्मल एनवायरनमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म्स को एनालाइज नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ मैकेनिज्म्स की बात की गई है और फिर ये बताया गया है कि किस तरह से माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ थर्मोरिसेप्टर्स इन द कंट्रोल ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। तो ये डिस्कस किया गया है पैसेज में एक दो लाइन्स में, बट पैसेज का मेन एम अगेन ये नहीं है। सो ऑप्शन ई वुड बी ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी बात है जो कि हमारे इन्नेट मैकेनिज्म्स यानी कि जो हमारे बॉडी में पहले से है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स उनके बारे में सच है। ठीक है, तो दे आर गवर्न बाय थर्मोरिसेप्टर्स इनसाइड द बॉडी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसेज में ये बात कही गई है कि जो हमारे थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो स्किन के अंदर होते हैं और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। दे आर लेस इफेक्टिव मीन्स ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर चेंजेस इन टेम्परेचर दैन बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज। ये बात भी फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ कही गई है कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोवेव रेडिएशन। ये बात जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो इन्नेट मैकेनिज्म्स हैं वो अफेक्ट होते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से, और अगर ये रेडिएशन ज़्यादा हो जाए ना तो हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ऑथर जो है वो एक और पैराग्राफ लिखना चाहता इस पैसेज के बाद तो वो किस बारे में होता। तो अगेन इस तरह क्वेश्चंस के लिए हम लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे। लास्ट पैराग्राफ में ये दिया गया है कि पहले तो ये बताया गया था कि जो 100 मेगावाट है या 10 से 100 मेगावाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव्स की, अगर वो हो जाती है तो वो थर्मल इफेक्ट क्रिएट करती है। लेकिन फिर ऑथर एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी जो हीट जनरेट हो रही है टिश्यूज़ में रेडिएशन की वजह से, वो हमारी हीट लॉस कैपेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है, हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और फिर भी कई समय तक लोग यही मानते रहे कि रेडिएशन से सिर्फ एक थर्मल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये चाहेंगे कि लोग इस बारे में समझे और इसके बारे में जानने की कोशिश करें किस तरह से माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही है, उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ऑप्शन ए, सजेशन फॉर न्यू रिसर्च टू बी डन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव्स ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी बारे में ऑथर बताएंगे कि भाई किस तरह से नई रिसर्च की जानी चाहिए, क्योंकि पुरानी रिसर्चेस जो हैं वो सारी बेकार बता रहे हैं ऑथर। एन एनालिसिस ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोवेव रेडिएशन, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। प्रपोजल दैट द यूज़ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन टू बी प्रोहिबिटेड बिकॉज इट इज़ डेंजरस। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। कहीं भी ऑथर ने ये बात नहीं कही है कि माइक्रोवेव रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर देना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा है उन्होंने। अ सर्वे ऑफ द लिटरेचर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन ऑन ह्यूमन बींग्स। तो लिटरेचर का सर्वे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में कुछ खास होगा नहीं, बट जो नई रिसर्च है वो करनी पड़ेगी हमें इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन पे। अ डिस्कशन ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज बाय वेरियस स्पीशीज़ टू कंट्रोल हाइपोथर्मिया। ये बात जो है अगेन ये भी गलत है, क्योंकि किस तरह से स्पीशीज़ हाइपरथर्मिया को कंट्रोल करती है ये हमें ऑलरेडी पता है। हमें ये पता करना है कि माइक्रोवेव रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है इस तरह की स्पीशीज़ पर।
सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 39 से 42 जो लाइंस हैं वहाँ पे ऑथर करना क्या चाह रहा है, ऑथर का प्लान क्या है एक्चुअली में। तो ऑथर जो है वो कह रहा है कि थ्योरी में हो सकता है कि रेडिएशन जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई हो कि हम पूरे तरह से जल जाएंगे, तब भी हमको रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारी बॉडी जो है वो जल गई है। वो इसलिए क्योंकि जो रेडिएशंस है वो काफ़ी डीप तक टिश्यूज़ में जाती है और वहाँ पे थर्मोरिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए हमारी जो बॉडी है उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। सो ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूस्ड अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल टू ड्रामेटाइज अ पॉइंट। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ही दे रहे हैं कि हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स जल गए हैं, और इस तरह का क्योंकि होता नहीं है कभी, तो और इस तरह से ये ड्रामेटाइज कर रहे हैं अपने पॉइंट को। ये यही समझाना चाह रहे हैं कि जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे और वो हमारे को काफ़ी हार्म पहुँचा के चले जाएंगे। प्रपोज एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मतलब रेडिएशन से अफेक्ट करवा के देखो, तो ये बात गलत हो जाएगी। साइट अ केस स्टडी टू इलस्ट्रेट अ जनरल कंटेंशन। ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई केस स्टडी नहीं की है उन्होंने इस तरह की कि जिससे ह्यूमन बीइंग्स के इंटरनल ऑर्गन्स जल गए हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है इन थ्योरी, यानी कि ये कोई हाइपोथेटिकल बात है। प्रोड्यूस अ काउंटर एग्जाम्पल टू डिसअप्रूव एन ओपोनेंट्स थ्योरी। अब ओपोनेंट्स की थ्योरी को वो डिसअप्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन वो काउंटर एग्जाम्पल नहीं दे रहे। एग्जाम्पल वो होता है जो एक्चुअली में एक फैक्ट हो, जो सच हो। ये तो हाइपोथेसिस है उनकी। सो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। स्पेकुलेट अबाउट द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ साइंटिफिक फिनोमिना। ये बात भी गलत है। यहाँ पे स्पेकुलेशन आपको नज़र नहीं आ रही कहीं भी। यहाँ पे वो कह रहे हैं इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स जल जाएंगे, तो भी हमको रियलाइज़ नहीं होगा कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 5, जो लोग ये कह रहे थे कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो है उसकी तरफ ऑर्गेनिज्म उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह से वो बाकी तरह के रेडिएशंस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, वो क्यों ऐसा कह रहे थे, उनके कंक्लूजन्स किस बात पर बेस्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है कि अंटिल रिसेंटली इट वाज अज्यूम्ड, यानी कि उन्होंने अजम्पशन बना लिया था, ऐसे ही बस सोच लिया था कि जिस तरह से दूसरे तरह के रेडिएशंस की तरफ हमारा रिस्पॉन्स होता है, उसी तरह से माइक्रोवेव रेडिएशन की तरफ भी हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो अब अजम्पशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अज्यूम्ड वर्ड दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे मार्क, और किसी और ऑप्शन पे हम ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज का टोन किस तरह का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीनियल एंड कॉन्वर्जेशनल, तो इसको तो आप देखते ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऑथर जो है वो कॉन्वर्जेशनल टोन से बात नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से अपनी एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, और उनकी टोन जो है वो ऐसी नहीं है कि जिस तरह से आप किसी से बात करते हैं वैसी टोन होती है। अलार्म्ड एंड डिस्पैरेजिंग, यानी कि अलार्म्ड यानी कि बहुत डरे हुए हैं कि भाई रेडिएशन जो है उनकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स है, और डिस्पैरेजिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे उन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, बस ये कहा है कि जो रिसर्चेज़ हैं वो अभी गलत हैं, और नई रिसर्चेज़ जो हैं उनको करना ज़रूरी है, क्योंकि रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स हार्मफुल हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। फैसेटियस एंड सिनिकल, फैसेटियस यानी कि वो अम्यूजिंग साउंड करना चाह रहे हैं, या फिर सिनिकल जिसका मतलब ये होता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो कोई बात कह रहे हैं, तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है। सो ऑप्शन सी वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। स्कॉलरली एंड नॉन कमिटल, स्कॉलरली उनकी बात है, ठीक है, यानी कि बहुत नॉलेजेबल हैं वो, उनको काफ़ी सारी नॉलेज है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं कि जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो गलत हैं। पर नॉन कमिटल यानी कि उनका कोई ओपिनियन ही नहीं है इस बारे में, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। उनका ओपिनियन है, और उनका ओपिनियन ये है कि जो रेडिएशन माइक्रोवेव रेडिएशन है उसके इफ़ेक्ट्स बाकी फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। अगेन स्कॉलरली एंड कंसर्न, तो वो कंसर्न है ऑब्वियसली कि भाई रेडिएशन जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, और स्कॉलरली तो वो है ही क्योंकि वो नॉलेजेबल बातें कर रहे हैं। सो ऑप्शन ई वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है। ठीक है, मतलब मेन इशू क्या है, उन्होंने पैसेज क्यों लिखा है। तो उनका मेन कंसर्न यही है, उनको ये बताना था कि जिस तरह से बाकी के टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो
हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी उनकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रही है उस तरह से वो माइक्रोवेव रेडिएशंस की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करती, और जो माइक्रोवेव रेडिएशंस है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, पॉइंटिंग आउट वीकनेसेस इन अ पॉपुलर साइंटिफिक थियोरी, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी इस बारे में वो ये थी, लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि जिस तरह से दूसरे तरह के रेडिएशंस हैं वो हमारी बॉडी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उसी तरह से माइक्रोवेव रेडिएशन भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन अ साइंटिफिक फिनोमेना, ये बात अगेन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस नहीं दी है ऑथर ने पूरे पैसेज में। रिपोर्टिंग अ न्यू रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, एक नई रिसर्च के बारे में उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में बात की है, लेकिन ऑथर का मेन इशू जो है पैसेज का वो ये नहीं है, नई रिसर्च के बारे में बताना नहीं था। सो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी रॉन्ग। क्रिटिसाइजिंग द रिसर्च मेथड्स ऑफ अर्ली इन्वेस्टिगेशंस, तो क्रिटिसाइज तो उन्होंने किया है पुरानी इन्वेस्टिगेशंस को, लेकिन उनका मेन एम क्रिटिसाइज करना नहीं था। ठीक है, उनका मेन एम यही था ये बताना कि भाई जो माइक्रोवेव रेडिएशंस है वो हार्मफुल है। सो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्लैरिफाइंग एम्बिग्विटीज़, यानी कि एम्बिग्विटी मतलब कि कोई चीज़ जो एग्जैक्ट ना हो, कोई चीज़ जो प्रिडिक्टेबल ना हो इन द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब अ फिनोमेना, ये बात अगेन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की टर्मिनोलॉजीज़ नहीं दी गई हैं किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एन्जॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।